जी, आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। आज के लेक्चर में सबसे पहले हमने जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1, 2, 3 प्रीवियस लेक्चर में कवर किया है उसके पास्ट पेपर के क्वेश्चन और केस स्टडीज की प्रैक्टिस करेंगे। फिर इसके बाद फ्रेश कंसेप्ट्स की तरफ जाएंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 के पास्ट पेपर, पेज है हमारा 77। पेज अपने सामने रखिए। क्वेश्चन 1 कह रहा है ए एंटर्स इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू बिल्ड ए हाउस फॉर बी। ये सी लिखा हुआ, इसको काट के बी कर लीजिए कि ए बी के लिए एक घर बनाएगा। ए बिल्ड्स द हाउस अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन। ए ने स्पेसिफिकेशन के मुताबिक घर बना दिया। बी टेंडर्स पेमेंट। बी ने पेमेंट देने की कोशिश की, अटेम्प्ट की कि ए को पेमेंट दे। ए रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट द मनी claiming that it is insufficient because the job was more difficult than he had anticipated. ए ने कहा कि जी ये तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा क्योंकि जो जॉब है वो ज्यादा मुश्किल थी, मेरी सोच से ज्यादा मुश्किल थी, ज्यादा पैसे लग गए। What effect has the tender on B's obligation? जी, बी की ऑब्लिगेशन पे इसका इफेक्ट क्या? याद रखें ये टेंडर ऑफ मनी है, टेंडर ऑफ गुड एंड सर्विस नहीं, टेंडर ऑफ मनी है। तो टेंडर ऑफ मनी में इफेक्ट क्या होता है कि जो प्रोमिजर है वो अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज नहीं होता। ठीक है, उसने स्टिल लायबल टू पे द अमाउंट। हाँ, इस डिले की वजह से, यानी जब तक ये राजी नहीं होता पेमेंट को रिसीव करने के लिए, जितना डिले होता है इस पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा, बी को इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा। 2, A and B enter into a contract that A shall do some work for B for ₹500. A is ready and willing to do the work, but B prevents him from doing so. Advise A. ए तैयार है काम करने के लिए, बी उसको रोक देता है, यानी टेंडर ऑफ गुड्स एंड मनी का केस है। ठीक है, तो इसमें अब ए के पास क्या राइट है? ए इज नॉट लायबल टू परफॉर्म टू ऑफर द गुड एंड सर्विसेज अगेन। अब ए के पास ऑप्शन है, वो चाहे इस कॉन्ट्रैक्ट को, उसके लिए वॉइडेबल हो जाता है, वो इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट समझे, इस एक्ट को जो ए रोका है उसको बी ने। ए इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच ऑफ, इस एक्ट को ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट समझेगा। उसके पास ऑप्शन ये है कि वो बी के खिलाफ केस फाइल कर सकता है डैमेजेस रिकवर करने के लिए, जो भी उसको नुकसान हुआ होगा। यानी जाहिर है उसने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए कुछ थोड़ा बहुत तैयारी की होगी अपनी, तो जो भी उसने प्रिपरेशन की है उसके ऊपर जो उसके खर्चे लगे हैं कोर्ट उसको रीइंबर्स करवाएगा बी से। क्वेश्चन 3, ए सिंगर एंटर्स इन contract with B, the manager of a theater, to sing at his theater 2 nights in every week for the next 2 months. एग्रीमेंट ये हुआ कि जो सिंगर होगा वो अगले 2 महीने हफ्ते में 2 दिन उसके थिएटर में आके गाना गाएगा। B agrees to pay her ₹100 for each performance. B ने एग्री किया कि वो उसे 100 रुपया हर परफॉर्मेंस का अदा करेगा। On the 6th night, ए विलफुली एब्सेंट हिमसेल्फ फ्रॉम द थिएटर। ए ने जानबूझ के अपने आप को एब्सेंट किया थिएटर से, विलफुली एब्सेंट। व्हाट राइट्स आर अवेलेबल टू बी इन दिस केस? यानी ए ने जो कॉन्ट्रैक्ट एग्री हुआ था उसके मुताबिक जानबूझ के परफॉर्मेंस नहीं दी। तो याद रखिए, अगर जानबूझ के परफॉर्म ना किया जाए तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ये आगे चल के हम पढ़ेंगे, ये डिपेंड करता है वैसे कि टाइम एसेंस है कि नहीं है, वो बाद में स्टडी करेंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बी के लिए अब वॉइडेबल है। बी चाहे तो इस एग्रीमेंट को कैंसिल कर दो कि जी आपने एग्रीमेंट पूरा ही नहीं किया था, क्योंकि विलफुली किसी बीमारी वगैरह की वजह से नहीं, ए ने विलफुली अपने आप को एब्सेंट किया है, तो बी इस कॉन्ट्रैक्ट को नल एंड वाइड करार कर सकता है, रिसेंड करार कर सकता है, और जो भी डैमेजेस होंगे ए की एब्सेंस की वजह से वो ए से क्लेम कर सकता है, ए के खिलाफ केस फाइल कर सकता है। अच्छा, यहां पे अब ये केस इतना ही था, लेकिन इसमें मजीद कुछ कंसेप्ट्स हैं, मैं वो भी आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। यहां पे बी के पास 2 ऑप्शंस हैं। ए ने जब अपने आप को एब्सेंट कर लिया, पहले ऑप्शन तो ये कि जब अगली दफा 7वीं 7th नाइट ए आता है, बी अब इस कॉन्ट्रैक्ट को या तो रिसेंड कर दे, कैंसिल कर दे, या कंटिन्यू करे। अगर वो कैंसिल करता है तो वो ए से डैमेजेस क्लेम कर सकता है जो कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से उसे सफर करना पड़े। और अगर बी इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करता है तो उसके पास फिर भी राइट है। क्या राइट है?
कि 7वीं नाइट तो जब एक गाना गाने के लिए आया वो तो ठीक है, उसे कहेगा कि भाई तुम काम शुरू करो अपना। लेकिन अगर बी ये चाहता है कि 6ठी नाइट उसके एब्सेंट होने की वजह से जो उसे नुकसान करना पड़ा, यानी जो ग्राहक वगैरह जो थे जो उसका गाना सुनने के लिए आते थे वो चले गए खाना खाने बगैर, या जो भी उसकी अर्निंग होनी थी वो नहीं हुई, वो उससे डैमेजेस क्लेम कर सकता है अभी भी। लेकिन इस सूरत में ला ये कहता है अगर बी इस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करवाता है ना और एक्सेप्ट कर लेता है ए की परफॉर्मेंस 7th नाइट में, तो याद रखिए उसे ए को बताना पड़ेगा कि भाई तुम्हारे प्रीवियस एब्सेंस की वजह से मुझे नुकसान हो मैं तुमसे रिकवर करूंगा, यानी ये उसे इंटीमेट करना पड़ेगा, फिर इसके पास राइट आएगा टू रिकवर डैमेजेस, वरना नहीं आएगा। और दूसरी चीज, बी के पास राइट टू कैंसलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इस वक्त तो है, लेकिन जब बी अगर उसे इजाजत दे देता है कि 7th नाइट भी आके आप परफॉर्मेंस करें, तो अब इसका मतलब है उसने जो एब्सेंस थी ए की उसको रेटिफाई कर दिया, उसको अप्रूव कर दिया। अब 7th नाइट में अगर ए ने परफॉर्मेंस दे दी, 8th नाइट में जाके बी का माइंड दोबारा चेंज होता है, वो कहता नहीं मैं कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना है, तो वो कैंसिल नहीं कर सकता उस रीजन की वजह से कि 6ठी नाइट में बगैर बताए इसने छुट्टी की थी, ये कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि 7th नाइट में उसने उसको रेटिफाई कर दिया। ये आपको याद होगा बिल्कुल ऐसी है जैसे हमने केस स्टडी की थी कि एक वो कोई कार थी या मशीनरी थी, उसमें कोई फॉल्ट था, जब सेलर ने उसे ओके कह के सेल कर दिया, तो बायर को जब महीने बाद पता चला कि इसमें फॉल्ट है, उसने सेलर को बताया, तो इस वक्त जिस वक्त फॉल्ट सामने है, इस वक्त बायर के पास ऑप्शन है कि मिस रिप्रेजेंटेशन की बेस पे कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल है। लेकिन अगर दोनों पार्टीज एग्री कर जाती हैं कि आप रिपेयर करवाएं, आधा खर्चा मैं डालता हूं, आधा खर्चा आप डालें, और रिपेयरिंग हो गई जब इस मशीनरी की, अब ये कॉन्ट्रैक्ट बाद में वाइडेबल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि रिपेयरिंग की टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करने से बायर रेटिफाई कर रहा है उस प्रीवियस मिस रिप्रेजेंटेशन को, तो जब रेटिफाई कर दिया तो वो ऐसे हो जाते हैं जैसे स्टार्ट से ही वैलिड है। तो उसी तरह यहां पे भी अगर 7th नाइट में बी ए की परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट कर लेता है, सब्सिक्वेंटली इस कॉन्ट्रैक्ट को फिर वो कैंसिल नहीं कर सकता। हाँ, 7th नाइट की परफॉर्मेंस एक्सेप्ट करने से पहले उसके पास फैसला है, डिसीजन कर सकता है कि हमने अभी कॉन्ट्रैक्ट जो है खत्म कर देना सिंगर के साथ। ये था क्वेश्चन 3। फिर आते हैं क्वेश्चन 4 पे। करे महबूब ए प्रोमिजर एंड सोलत ए प्रोमिजी एंटर्ड इनटू ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, however when महबूब made an offer of performance, महबूब प्रोमिजर उसने ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस दी, सोलत रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द सेम, सोलत ने एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। अच्छा, ये ऑफर फॉर गुड्स है या फॉर सर्विसेज, ये सॉरी फॉर गुड्स एंड सर्विसेज है, फॉर मनी है, ये नहीं बताया। तो नॉर्मली क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट में, पहले गुड या सर्विसेज डिलीवर की जाती है कि पहले पूरे पैसे लिए जाते हैं नॉर्मली। वैसे ये तो कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट वेरी करता है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट में एडवांस सारे पैसे लिए जाते हैं, कुछ में बाद में, लेकिन नॉर्मली पहले गुड्स या सर्विसेज डिलीवर की जाती है, बाद में पेमेंट होती है। तो इसलिए हम यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं कि ये जो उसने कोशिश की परफॉर्मेंस ऑफर दी परफॉर्मेंस की, ये टेंडर फॉर गुड एंड सर्विसेज था। ब्रीफली स्टेट द राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ महबूब अगेंस्ट सच रिफ्यूजल। राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं? देखिए हम दोनों इकट्ठे लिखेंगे, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अलग लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ला ने हमें इकट्ठे बताया। ठीक है, राइट क्या है इसका कि ये इसको ब्रीच कर सकता, ये जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है वाइडेबल है इसके ऑप्शन पे, ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इसको अज्यूम कर सकता है और सोलत के खिलाफ डैमेजेस क्लेम करने के लिए केस फाइल कर सकता है। ठीक है जी। और ये और पॉइंट क्या था कि कॉन्ट्रैक्ट इसे दोबारा डिलीवर करने की जरूरत नहीं है, इसे दोबारा जो है वो टेंडर ऑफर करने की जरूरत नहीं है, गुड या सर्विसेज को डिलीवर करने की जरूरत नहीं। फिर कह रहा है आल्सो स्टेट द एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस अंडर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। वो कह रहा है एसेंशियल्स ऑफ वैलिड परफॉर्मेंस भी बताइए। ऑफर, तो ये ऊपर जो ऑफर फॉर परफॉर्मेंस, ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस किसको कहते हैं? टेंडर को ही कहते हैं। उसके एसेंशियल्स भी हमने बता देने हैं। उसने स्टेट का लफ्ज यूज किया है, इसका मतलब है सिर्फ हेडिंग भी काफी होंगी, चल जाएंगी। क्वेश्चन 5, डिस्क्राइब द रूल्स रिगार्डिंग टाइम एंड प्लेस फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। ये हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव 5 का क्वेश्चन है, लेकिन ब्रीफली मैंने एसेंशियल्स में भी आपको बता दिया है कि प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर टाइम एंड प्रॉपर प्लेस का रूल्स क्या है।
ठीक है, प्रॉपर टाइम का रूल क्या है, अगर कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन्ड है तो स्पेसिफिक टाइम पे के ऊपर डिलीवरी दी जाएगी, अगर टाइम कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं है तो रीजनेबल टाइम में प्रोमिसर गुड्स या सर्विसेज को डिलीवर करेगा। और रीजनेबल टाइम क्या है, ये केस टू केस वेरी करता है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। बहरहाल जो डिलीवरी होगी वो वर्किंग डे में होगी और बिजनेस आवर्स में होगी। फिर इसके बाद प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर प्लेस का क्या रूल है, अगर स्पेसिफाई किया गया कॉन्ट्रैक्ट में जो प्लेस, उसके ऊपर चीजों को डिलीवर किया जाएगा। अगर स्पेसिफाई नहीं किया गया तो प्रोमिसर प्रोमिसी से पूछेगा, अप्लाई करेगा, पूछेगा कि भाई बताओ किस जगह पे डिलीवरी चाहिए, और प्रोमिसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फिर वो बताए, हालांकि कॉन्ट्रैक्ट में उसने नहीं बताया था लेकिन अब बताए कि किस जगह पे डिलीवरी चाहिए, और ये प्लेस जो है वो रीजनेबल होनी चाहिए। और रीजनेबल क्या है, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, केस टू केस वेरी करता है। नेक्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 में क्वेश्चन 6, हु शुड परफॉर्म ए कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट किसको परफॉर्म करना चाहिए, कौन कौन कर सकता है, सिर्फ की पॉइंट्स बताइए। प्रोमिसर, एजेंट, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, थर्ड पार्टी। लेकिन इसमें कौन से वाला कॉन्ट्रैक्ट ये परफॉर्म नहीं कर सकते, जो पर्सनल नेचर के होंगे सिर्फ प्रोमिसर परफॉर्म कर सकता है। जो पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट होंगे या जिनमें स्पेसिफिकली लिखा जाएगा कि सिर्फ प्रोमिसर परफॉर्म करेगा तो वो वही परफॉर्म करेगा, बाकी के कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं ये दूसरी पार्टी भी परफॉर्म कर सकती है। और अगर थर्ड पार्टी से प्रोमिसी परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट कर लेता है तो वो दोबारा डिमांड कर सकता है, ये प्रोमिसर से नहीं कर सकता। और तीसरा था जॉइंट प्रोमिसर। जॉइंट प्रोमिसर के केस में मुझे बताइए, परफॉर्मेंस जिसने परफॉर्म करना है, डिमांड नहीं, जिसने परफॉर्म करना है, वो सारे मिलके परफॉर्म करेंगे कि उनमें से किसी एक को भी कहा जा सकता है कि भाई तुम प्रॉमिस को परफॉर्म करो। लागत है किसी एक को भी कहा जा सकता है, जैसे पार्टनरशिप में होता है ना, हमने अगर फर्म को पैसे दिए और लेने हो, ठीक है, तो हमारे पास राइट है, हम सारे पार्टनर से भी डिमांड कर सकते हैं, हम किसी एक पार्टनर को भी कह सकते हैं भाई तुम दो पैसे। क्वेश्चन 7, ए बी एंड सी जॉइंटली प्रॉमिस टू पे डी ₹3,000। इसमें बताइए प्रोमिसर कौन है, प्रोमिसर कौन है, ए बी एंड सी ये जॉइंट प्रोमिसर है और डी प्रोमिसी है। जॉइंट प्रोमिसर का केस, जॉइंट प्रोमिसर का केस कौन सा भला, जिसमें किसी एक से भी परफॉर्मेंस डिमांड की जा सकती, कोई एक भी लायबल है, एनीवन इज लायबल टू परफॉर्म। ए एंड बी आर अनट्रेसेबल, ए बी भाग गए, फरार हो गए, कैन डी कंपेल सी टू पे हिम इन फुल, क्या डी सी को कह सकता है भाई तुम मेरे सारे के सारे पैसे दो। बजाहिर ये लगता है कि सी सिर्फ 1,000 रुपया अदा करने का पाबंद होगा, लेकिन नहीं, सेवरल लायबिलिटी का कंसेप्ट क्या था कि कोई एक जो है वो भी अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी उसकी। जॉइंटली का मतलब ए बी सी तीनों की लायबिलिटी है, तीनों में से किसी एक या किसी दो को पकड़ा जा सकता है। और सेवरल का मतलब क्या है, अनलिमिटेड लायबिलिटी, पूरी की पूरी अमाउंट उनसे रिकवर करवाई जा सकती है जिसको आपने पकड़ लिया। क्वेश्चन 8, ए मेक्स ए प्रॉमिस टू 3 जॉइंट प्रोमिसेस। अब देखें ऊपर 7 में जॉइंट प्रोमिसर थे, अब इसमें प्रोमिसी आ गए, एक्स वाई एंड जेड। एक्स एंड वाई डाई बिफोर द प्रॉमिस इज परफॉर्म्ड, हु कैन डिमांड परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस। एक्स और वाई की डेथ होगी, अब कौन कर सकता है। अब ये प्रोमिसी देखिए, प्रोमिसर में तो कोई एक भी लायबल है पूरा परफॉर्म कर, प्रोमिसी के केस में क्या कोई एक कह सकता है। अब देखें एक्स एंड वाई मर गए, अब जेड ये कह सकता है ए को चल भाई सारे पैसे मुझे दो, नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता, क्योंकि प्रोमिसी के जॉइंट प्रोमिसी के केस में ऑल प्रोमिसी जो है डिमांड कर सकते हैं। तो इसका मतलब है यहां पे ऑल प्रोमिसी कौन होंगे, जेड प्लस एक्स के लीगल रिप्रेजेंटेटिव प्लस वाई के लीगल रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि जब डेथ हो जाए तो उसके बाद लीगल रिप्रेजेंटेटिव सामने आ जाते हैं। क्वेश्चन 9, ए, अच्छा ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन भी इन्वॉल्व होगी। ए बी एंड सी जॉइंटली प्रॉमिस टू पे डी ए सम ऑफ ₹6,000। जॉइंट प्रोमिसर है ए बी सी के, जॉइंट प्रोमिसी है, जॉइंट प्रोमिसर। कैन डी कंपेल एनी ऑफ द 3 पार्टीज ए बी एंड सी टू पे हिम ₹6,000। क्या डी ए बी सी में से किसी एक पार्टी को कह सकता है 6,000 अदा करो, कह सकता है, ठीक है, जॉइंट प्रोमिसर है। जॉइंट प्रोमिसर के केस में एनी ऑफ द प्रोमिसर इज लायबल टू।
तो कह सकता है डी से। अच्छा फिर वो कह रहा है किसी से भी कह सकता है, फिर कह रहा है सी इज कंपेल्ड टू पे द होल ऑफ द अमाउंट टू डी। सी से निकलवा लिया गया 6000 का 6000। कैन ही रिकवर एनीथिंग फ्रॉम ए एंड बी, क्या वो कोई भी अमाउंट रिकवर करवा सकता है ए एंड बी से? व्हेन बोथ ए एंड बी वर सॉल्वेंट, जब ए और बी दोनों सॉल्वेंट थे, ए और बी दोनों सॉल्वेंट है, तो क्या उनसे रिकवरी करवा सकता है? बिल्कुल करवा सकता है। अब ये ज़हन में रखिएगा, ये पार्टनरशिप में भी ये असूल है। और आगे चल के हम कंसेप्ट पढ़ेंगे, किस चैप्टर में बताया था? श्योरिटी वाले, को श्योरिटी वाला कंसेप्ट। और ये जॉइंट प्रॉमिसर वाला जो कंसेप्ट है, ये पार्टनरशिप और को श्योरिटी में रिपीट होगा। कल भी बताया था प्रीवियस लेक्चर में, आज भी बता रहा हूं। अब वो कह रहा है क्या उनसे रिकवर करवा सकता है? बिल्कुल रिकवर करवा सकता है ना। कितने पैसे? देखें, लायबल है ए बी सी, तीनों ने वादा किया था डी को, डी किसी एक से रिकवर करवा सकता है। लेकिन अब लॉ ये कहता है कि इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर पार्टीज में कुछ एग्री नहीं हुआ ना किसने कितना अदा करना है, तो सारे इक्वल अदा करेंगे। अगर ये एग्री था तो किसने कितना अदा करना है, सारे कौन अदा करेंगे? इक्वल। तो एक है एक्सटर्नल पार्टी का रूल, एक है उनका आपसी रूल। एक्सटर्नल पार्टी का रूल क्या है? एक्सटर्नल पार्टी तीनों में से किसी एक से भी पूरे पैसे निकलवा सकती है, जो उसने निकलवा लिए सी से 6000। अब इंटरनल पार्टी का रूल क्या है कि जिसने अपने ड्यू शेयर से ज्यादा पैसे अदा किए वो दूसरे लोगों से रिकवर करवाएगा, दूसरे लोगों से रिकवर करवाएगा। तो अब जरा देखिए, हम यहां पे थोड़ा सा एक बॉक्स बना लेते हैं। ये ब्लैक वाला है मार्कर, हमारे पास है जी। ये रफ वर्किंग के लिए बॉक्स बना रहा हूं। ये है ए, ये है बी, ये है सी। असूली तौर पर इन्होंने कितने पैसे देने थे? कितने पैसे देने थे? 6000। हर एक ने 2-2000 देना था। ए ने 2000। ये फॉर्मेट याद रख रहे हैं, मिलता जुलता फॉर्मेट आप बनाया कीजिए, आइंदा भी इस तरह के क्वेश्चन हो तो। सारे पैसे किसने दिए? 6000। और तो किसी ने कुछ नहीं दिया। इसका मतलब ये हुआ सी ने अपने शेयर से कितना ज्यादा दिया? इससे ज्यादा निकल गए। जो उसने किससे लेने हैं? ए और बी से। तो ए कितने देगा? बी कितने देगा? 2000। इसका मतलब है सी अब 2000 ए से रिकवर करवाएगा, 2000 बी से रिकवर करवाएगा। छोटी सी कैलकुलेशन है, समझ आ गई? काउंटिंग में तो आप इसे कई गुना ज्यादा कंप्लेक्स कैलकुलेशन, और मैथ स्टैट में तो पता नहीं क्या कुछ कर लेते हैं आप। आगे दूसरी सिचुएशन, ए एंड नॉट बी इज इनसॉल्वेंट एंड पेज 50 पैसा। अच्छा, अब आगे लॉ क्या कहता है? इससे आगे अगली भी एक बात कहता है जब किसी एक पार्टी को पकड़ के सारे पैसे उससे रिकवर करवा लो ना, तो उनका पार्टीज का आपस का रूल क्या है कि जिसने एक्सेस शेयर दिया है वो बाकियों से पैसे रिकवर करवाएगा। लेकिन अगर कोई एक पार्टी इनसॉल्वेंट हो जाए, उससे तो पैसे नहीं रिकवर करवाए जा सकते ना। तो फर्ज कीजिए ए इनसॉल्वेंट हो गया, अब 4000 रुपया सी किससे रिकवर कराएगा? बी से। क्या आप एक्सटर्नल पार्टीज के लिए हर एक की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, पूरी है, लेकिन आपस में उनकी लाइबिलिटी फेयर है। फेयर से मुराद जिसका जितना प्रोपोर्शनेट शेयर बनता है। तो लॉ ये कहता है अगर कोई एक पार्टी इंसॉल्वेंट हो जाए ना, बैड डेट हो जाए, तो जितना बैड डेट हुआ ना वो रिमेनिंग पार्टीज में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। जितना बैड डेट हुआ रिमेनिंग पार्टीज में। अब सुनिए कहानी। सी ने 6000 दे दिया, ठीक है। कहानी को थोड़ा चेंज करते हैं, दूसरी सेशन आ गई ना। 2000 इसने देना था, 2000 इसने देना था, इनका शेयर बंद। इसने 6000 दे दिया, एक्स्ट्रा दिया। अब देखिए वो कह रहा है कि सेकंड सिचुएशन में ए इंसॉल्वेंट हो गया और उसने सिर्फ 50 पैसा इन रुपये यानी 50% अदा किए पैसे। ए ने कितने अदा किए? 50%। ए से कितने पैसे आए? 1000। ए ने 1000 दिया यानी नेगेटिव आ गया ना, क्रेडिट दिया। ए ने 1000 दिया, ठीक। अब
बी इसका ए ने 1000 दिया, सी को ये 1000 ए से सी के पास आ गया। बी ने कितने पैसे दिए, बी ने भी कितने पैसे देने, 2000। लेकिन सुनिए, ए का जो 1000 का नुकसान हुआ, अब बाकी बैलेंस पड़ा हुआ ना 1000, ये नुकसान हो गया, ये तो उसने कैश में दिया ना, और ये आ गया इसके पास। अब बाकी जो इसका 1000 है नुकसान हुआ, वो नुकसान किसको बर्दाश्त करना है, बी और सी को। याद रखे जो प्रॉमिसी था वो पैसे लेके जा चुका है, अब ये इनकी आपस की सेटलमेंट हो रही है। अब 2000 में से 1000 इसकी पेमेंट हो गई, 1000 इसका बैड डेट हो गया, जो कि 500 बी को बेयर करना पड़ेगा और 500 सी को बेयर करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, अब की बार बी से कितने पैसे रिसीव, ए से कितने पैसे रिसीव करने हैं इसने, कोई भी नहीं, और बी से कितने 2500, ठीक है। और इसका अपना शेयर कितना, यानी कि इसने अदा कर दिया, वो भी 2500, ठीक। ये 2 और 1 3000, 5000, 3500, जो भी रिमेनिंग शेयर बनता है। इन शॉर्ट बी से उसने रिसीव करना है अब 2500 और ए ने कोई पैसे नहीं देना। क्लियर। थर्ड, ए इज नॉट ए पोजिशन टू पे एनीथिंग, ए के पास कुछ भी नहीं है, ए के पास अब कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब है 2000 का 2000 बैड डेट हो गया, 2000 का 2000, ये हो गया 2000 बैड डेट। अब ये बैड डेट किसको बर्दाश्त करना पड़ेगा, 1000 रुपया बी को और 1000 रुपया सी को। अब ए से कुछ भी नहीं मिलना, और बी से कितनी रिकवर करवाएगा ये 3000। क्लियर हो गई ये बात, ठीक है। और खुद इसको कितने नेट अदा करने पड़े, 3000 जो इसको पे करना पड़ा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि, इसका मतलब क्या है कि बी ने सी ने अपने शेयर से 3000 एक्स्ट्रा अदा किया था, जो उसने बी से रिसीव करना है, और ए से कुछ भी रिसीव नहीं करना। क्यों, बैड डेट हो गया, ठीक है। प्रीवियस एग्जांपल में यहां पे जो अमाउंट आती, इसका मतलब था सी ने वो अपने शेयर से एक्स्ट्रा जो उसने इनसे रिकवर करवाना। क्लियर होगी। इसका मतलब है यहां पे जो भी अमाउंट आएगी किसी भी सेशन में, वो इन दोनों के इक्वल होगी, इन दोनों के सम के इक्वल होगी। तो ये कैलकुलेशन समझ आई। चलिए, बाकी अगर आप कुछ शार्प स्टूडेंट होते हैं वो ज़बानी कलाम में भी कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। आप ज़बानी कलाम में भी कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आपने फिर वर्किंग एडलेस करके उसे शो करवानी होगी। नेक्स्ट 10, ए बारोज ₹3000 फ्रॉम बी सी एंड डी। अब देखें यहां पे बी सी और डी से लिया, इसका मतलब बी सी डी कौन है, जॉइंट प्रोमिसर के जॉइंट प्रोमिसी, जॉइंट प्रॉमिस, क्योंकि इनको अदा करना है ना, बाद में उधार ले लिया तो अदा करना है, तो ये प्रॉमिस ही है। व्हेन द डेट बिकम्स ड्यू ए टेंडर्स इट टू बी हु एक्सेप्ट्स इट। ए ने बी को दे दिए और बी ने हंस के कहा मेहरबानी। बताइए क्या ए ने ठीक किया, ए ने ठीक किया, क्यों नहीं ठीक किया, हाँ जी, ये जॉइंट प्रॉमिसी का केस है। ऑल जॉइंट प्रॉमिसी इकट्ठे हों तो फिर रिसीव कर सकते हैं। ए इज डिस्चार्ज बाय द पेमेंट, नहीं मैंने। अच्छा लेकिन एक मिनट ठहरे, यहां पे रुके, मैं अपना कंसेप्ट देखें, लॉ है ना तो रूल तो एक जैसा होना चाहिए। मैं पार्टनरशिप के साथ इसको मिलाना चाह रहा हूं। पार्टनरशिप में जब हमने किसी को पेमेंट करनी होती थी, बैंक के पास कोई एक पार्टनर जाके पेमेंट करता ले लेता था, लोन ले लेता था, सारी की सारी फर्म लायबल होती थी कि नहीं। या अगर किसी डेटर ने पेमेंट करनी है पार्टनरशिप फर्म को, क्या वो ये कहता था भाई सारे पार्टनर्स इकट्ठे आओ फिर मैं दूंगा पैसे। तो किसी भी एक पार्टनर को, इम्प्लॉयड अथॉरिटी में पड़ा था, पार्टनर के पास राइट है, वो रिसीव कर सकता है। उसमें तो सारे पार्टनर सारे इकट्ठे नहीं होते थे। हालांकि वो कंसेप्ट वही जॉइंट प्रॉमिसी वाला केस है। मैंने अगर किसी पार्टनरशिप फर्म को पैसे देने ना एबीसी को, ठीक है, तो मैं प्रॉमिसर हूं, वो जॉइंट प्रॉमिसी है।
उसमें तो ये नहीं होता था कि सारे इकट्ठे आओ। क्यों नहीं होता था भला? क्योंकि उसमें पार्टनरशिप एक्ट ने क्लियरली लिखा हुआ है क्या? एक्ट ऑफ ए पार्टनर इज एक्ट ऑफ फर्म प्रोवाइडेड कि वो अपनी इंप्लॉयड और एक्चुअल अथॉरिटी के अंदर रह के काम करता है। ठीक है, तो वहां पे चूंकि एक्ट ऑफ पार्टनर एक्ट ऑफ फर्म होता था, तो इसका मतलब है एक पार्टनर जब आता था हमारे पास, तो चूंकि वो अगर अपनी अथॉरिटी के अंदर रह के काम कर रहा है, हम एज्यूम करते थे ये सारे ही पार्टनर हमारे पास आ गए, क्योंकि हर पार्टनर एक दूसरे का एजेंट होता है। ठीक है, तो इसलिए ये आप ये ना कि इधर कोई और है उधर कोई और, कंसेप्ट सर वो इनकंसिस्टेंट हो गए, समझ नहीं आ रही क्या करना है। कंसेप्ट सेम है दोनों जगह पे, सिर्फ वहां पे पार्टनरशिप एक्ट में क्लियरली उन्होंने बता दिया एक्ट ऑफ ए पार्टनर इज एक्ट ऑफ फर्म प्रोवाइडेड कि वो अपनी एक्चुअल और एम्प्लॉयड अथॉरिटी के अंदर रह के काम करता है। अगर वो एक्सीड करता है अपनी अथॉरिटी से, मुझे पता है अपनी अथॉरिटी से एक्सीड कर रहा है, ठीक है, मुझे पता है कि पार्टनर्स ने मुझे फोन करके कह दिया था यार इस पार्टनर को पेमेंट ना करना आएगा कभी, फिर भी मैं उसको पेमेंट कर रहा हूं, तो वो एक्ट ऑफ फर्म नहीं कहलाएगा। क्लियर हो गया जी? 11 पे चलते। सुहेल एंड अफाक लेंट, लेंट का मतलब होता है उधार दिया, बारो को मतलब उधार लिया। बारो और लेंट में फर्क रखिएगा, मैं जब स्टूडेंट था तो अक्सर कंफ्यूज हो जाता था इसमें। लेंट, लेंड मींस सेंड, देना, लेंट उसकी दूसरी फॉर्म है। लेंट सुहेल एंड अफाक ने लोन दिया 2 मिलियन, मोहसिन लैला एंड फैजान जॉइंटली। अब देखें यहां पे जॉइंट प्रॉमिसर भी है, जॉइंट प्रॉमिस ही है, अपनी तरफ से उसने क्वेश्चन को बड़ा कम्प्लेक्स बनाया, हालांकि उसे पता नहीं हम जॉइंट प्रॉमिसर प्रॉमिसर का रूल अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। ऑन ड्यू डेट लैला बिकेम इंसॉल्वेंट, लैला इंसॉल्वेंट हो गई। विदाउट इन्फॉर्मिंग सुहेल एंड अफाक, नहीं सॉरी, विदाउट इन्फॉर्मिंग सुहेल, सुहेल को बताए बगैर अफाक वांट्स मोहसिन टू रीपे फुल अमाउंट टू हिम, अफाक मोहसिन से पूरे के पूरे पैसे लेना चाहता है। कहानी समझ आई? सुहेल एंड अफाक ने रिसीव करने थे 3 लोगों से, अफाक सुहेल को बताए बगैर मोहसिन से तीसरे बंदे से पैसे लेना चाह रहा है। कह रहा है बताओ वेदर मोहसिन कैन बी कंपेल्ड टू पे द फुल अमाउंट टू अफाक। इसमें 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट, वेदर मोहसिन कैन बी कंपेल्ड टू पे फुल अमाउंट। दूसरा पॉइंट, वेदर पेमेंट कैन बी मेड टू अफाक। 2 पॉइंट है इस एक में। पहले कमेंट करते हैं, क्या मोहसिन फुल पेमेंट के लिए लायबल करार दिया जा सकता है? मोहसिन फुल पेमेंट के लिए लायबल, मोहसिन प्रॉमिसर जॉइंट प्रॉमिसर की लिस्ट में है कि जॉइंट प्रॉमिसी की लिस्ट में है? प्रॉमिसी, प्रॉमिसी कौन होता है? जिसने पैसे देने होते हैं कि लेने होते हैं? प्रॉमिसी वो है जिसने पैसे लेने होते हैं, और प्रॉमिसर वो जिसने पैसे देने हैं। तो ये जो मोहसिन है इसने पैसे देने हैं कि लेने हैं? लेंड मोहसिन ने नहीं किया चाचू, सुहेल अफाक ने की है, मोहसिन को दिए, अब दे दिए ना, अब पैसे लेने की बारी है, अब रीपेमेंट की बारी है। दे दिए, टू डू नहीं है, टू गिव नहीं है, दे दिए, पास्ट टेंस है, पास्ट। सुहेल और अफाक ने पैसे दे दिए उन तीनों को, उसके बाद महीना 2 महीने 4 महीने जितना गुजर गया, अब पैसे वापस लेने की बारी है। तो अफाक जो है वो अकेला मोहसिन से सारे पैसे लेना चाहता है। तो देखें, मोहसिन जॉइंट प्रॉमिसर है, मोहसिन लैला फैजान जॉइंट प्रॉमिसर है, क्योंकि अब इन्होंने पैसे देने हैं, जॉइंट प्रॉमिसर है, इन्होंने अदा करने हैं। तो मोहसिन से पूरे पैसे रिसीव किए जा सकते हैं, लेकिन रिसीव सिर्फ अफाक नहीं करेगा, सिंगल प्रॉमिसी नहीं, जॉइंट प्रॉमिसी। अफाक और सुहेल दोनों मिलके रिसीव कर सकते हैं पैसे, सिर्फ अफाक और सुहेल दोनों मिलके सिर्फ मोहसिन से सारे पैसे रिकवर कर सकते हैं। अकेला अफाक या अकेला सुहेल नहीं मोहसिन से पैसे रिकवर कर सकता। सेकंड, व्हाट राइट्स आर अवेलेबल टू मोहसिन इफ ही पेज द फुल अमाउंट। अगर वो सारी की सारी अमाउंट रीपे कर देता है, देखिए रीपे है, तो मोहसिन के पास क्या राइट है? क्या वो रिकवर करवा सकता है? रिकवर करवा सकता है कि नहीं? हाँ, अपने प्रॉमिसर, जॉइंट प्रॉमिसर से, पार्टनर नहीं है, जॉइंट प्रॉमिसर है। पार्टनर की टर्म हम पार्टनरशिप कंसेप्ट वही है, लेकिन टर्म्स तो हम जॉइंट प्रॉमिसर वाली यूज करेंगे ना। तो वैसे तो आप ज़बानी कलाम में भी शायद कुछ स्टूडेंट कर लेंगे, लेकिन मैं इतना मैथ में एक्सपर्ट नहीं हूं,
मैं जरा सेफ चलना पसंद करूंगा कैलकुलेशन के साथ। ऊपर भी मिटाना था। अच्छा 2 मिलियन था तो 3 पे डिवाइड होगा। हर एक ने कितना कितना देना था, कितना होता था? 20 लाख डिवाइड करें 6 लाख, 6.6 मिलियन कर लें, 6.67। हर एक ने 6.67 देना था। अब कैलकुलेशन का फर्क आ गया तो हम इसको क्या करें, 6.66 कर लें। 6 पॉइंट क्या करें, 66 कर ले, थोड़ा बहुत फर्क आएगा। है 6.66। हर एक में पैसे अदा करने थे। लैला तो सीधी फारग होगी ना, उसने तो कोई पैसे नहीं दिए। इसको लिख देते हैं, यह है मोहसिन, लैला और फैजान। लैला ने तो कोई पैसे नहीं दिए, तो इससे तो रिकवरी जो है वो 0। अब इसका मतलब है इसका 6.66 बैडेड हो गया। बैडेड वो किन को जाएगा, इन दोनों को, यानी इसको 2 से डिवाइड करके 3.33 इसका शेयर आ गया, 3.33 इसको, इसका लॉस इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अगर इसने आधे पैसे दे दिए होते तो यहां पे 3.33 आ जाता, बाकी जितने पैसे बचते वो लॉस के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट होते। ये समझ आ गई। इसके बाद कह रहा है सारे के सारे पैसे मोहसिन ने दे दिए, तो मोहसिन ने कितने पैसे दिए, 2 मिलियन। तो इसका मतलब है मोहसिन के हाथ से 2 मिलियन गया। ये 6 लाख हमने लिखा था ना, 6,66,000, 6,66,000, 6,66,000, ठीक है। ये 1000 में कैलकुलेशन हो रही है, 1000 में है, रुपीज इन 1000। अब मोहसिन ने कितने दिए, 2 मिलियन, यानी 2000। इन्होंने कोई पेमेंट नहीं की। यहां तक कहानी समझ आई। अब इसको टोटल कर लीजिए, कैलकुलेटर निकालिए मेरे भाई। लैला का तो लेना देना ही नहीं किसी के साथ अब, ठीक है। मोहसिन ने नेट कितने पैसे अब रिसीव करने हैं, मोहसिन के लिए रिसीवेबल नेट वैसे कितना है जी, 1000 है तकरीबन। और इसका मतलब मोहसिन ने 1000 एक्स्ट्रा अदा कर दिया, और ये 1000 किससे रिसीव करना है उसने, फैजान से, ठीक है। टोटल बराबर हो गया ना, जिसने एक्स्ट्रा पेमेंट की वो दूसरे का टोटल बराबर हो गया। अब इसको थोड़ा कंसेप्चुअली भी एनालिसिस करते हैं। भाई असल में तो फैजान ने 666 अदा करने थे, 66 अदा करने थे, 1000 क्यों अदा किए, उसने 333 ज्यादा क्यों किया, लैला के बैंकरप्ट होने की वजह से। लैला के बैंकरप्ट होने की वजह से जो नुकसान होता है वो थर्ड पार्टी को नहीं होता, वो जॉइंट प्रॉमिसर को आपस में होता है, ठीक है जी। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन 12। बिन्यामिन borrowed rupees 1 million from Hatim and Tahir jointly and promised to repay the amount on March 1, 2011। अब देखिए, अब borrowed कर लिया है, अब रीपे करने हैं, रीपे करनी है। तो बिन्यामिन कौन है, प्रॉमिसर, और हातिम और ताहिर कौन है, प्रॉमिसी, क्योंकि इनको पैसे अदा करने हैं। तो जॉइंट प्रॉमिस वो कह रहा है हु कैन क्लेम परफॉर्मेंस, क्लेम इज हु कैन डिमांड परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस कौन डिमांड कर सकता है, तो बताइए जॉइंट प्रॉमिसी के केस में परफॉर्मेंस कौन डिमांड करता है, जॉइंट प्रॉमिसी के केस में या नहीं करता, प्रॉमिसर के केस में नहीं होता। देखिए प्रॉमिसर प्रॉमिसी की पहचान ना की आप फारिग है, फारिग है। वैसे तो आपने पहचान कर ली फिर भी फारिग ही, नहीं फिर चांस है कि फारिग ना हो, मजाक कर रहा हूं। लेकिन ये छोटा छोटा सा डिसीजन होता है, प्रॉमिसर कौन है, प्रॉमिसी कौन है, ठीक है। इस चैप्टर में यही की कंसेप्ट है। तो ये बेसिकली हमारे जॉइंट प्रॉमिसी है, हातिम और ताहिर। तो जॉइंट प्रॉमिसी के केस में आल के यानी
ऑल ऑल। अब कह रहे हातिम और ताहिर दोनों जिंदा हैं ड्यू डेट पे, तो दोनों जॉइंटली पैसे मांगेंगे बिन्यामीन से, एक चुपके से जाके नहीं मांग लेगा, वरना बिन्यामीन को दूसरे को पैसे देने पड़ेंगे। हातिम डाइज बिफोर ड्यू डेट, ड्यू डेट से पहले हातिम, तो इसका मतलब अब सारे पैसे ताहिर को मिलेंगे ना ना ना, ताहिर अलॉन्ग विद लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हातिम, बोथ हातिम एंड ताहिर डाई बिफोर ड्यू डेट। तो बिन्यामीन छलांगे मारेगा, मैं तो किसी को भी पैसे नहीं देने, ऐसे होगा क्या? नहीं, दोनों के लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हातिम अलॉन्ग विद लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ताहिर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, हु कैन डिमांड द परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट? सिंपल कंसेप्ट बता देंगे, कौन डिमांड कर सकता है परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट? प्रॉमिसी, उसका एजेंट, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, थर्ड पार्टी एक्सेप्शनल केसेस में जो आपको बताया था दो। और फिर इसके बाद क्या ये बात कर देनी चाहिए कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं जिनमें सिर्फ प्रॉमिसी डिमांड कर सकता है, याद है वो मैरिज वाले कॉन्ट्रैक्ट की एग्जांपल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल नेचर, ये भी लिख देना चाहिए ना। जॉइंट प्रॉमिसी का रूल लिखना चाहिए कि नहीं? भाई डेथ वाला रूल लिख दिया ना कि अगर किसी की डेथ हो गई प्रॉमिसी की तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव डिमांड कर सकते हैं अनलेस पर्सनल नेचर का हो। तो जॉइंट प्रॉमिसी के केस में कौन डिमांड कर सकता है? ऑल प्रॉमिसेस जॉइंटली, वो भी लिखना चाहिए हु कैन डिमांड में, पूरा कंसेप्ट लिखेंगे। क्वेश्चन 14, इन केस ऑफ जॉइंट प्रॉमिस एक्सप्लेन द फॉलोइंग। जॉइंट प्रॉमिस के केस में एक्सप्लेन कीजिए, हु शुड परफॉर्म द प्रॉमिस व्हेन देयर आर मोर देन वन प्रॉमिसर। जब एक से ज्यादा प्रॉमिसर हैं तो किसको प्रॉमिस परफॉर्म करना चाहिए? तो जब ये जॉइंट प्रॉमिसर का केस है, जॉइंट प्रॉमिसर के केस में एनी ऑफ द जॉइंट प्रॉमिसर कैन परफॉर्म या इज लायबल टू परफॉर्म। सेकंड, हु कैन डिमांड परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस व्हेन देयर आर मोर देन वन प्रॉमिस। प्रॉमिसी के केस में रूल बदल जाएगा, प्रॉमिसी के केस में ऑल प्रॉमिसेस जॉइंटली can demand performance. Question 15, A and B execute a promissory note in favor of X and Y for rupees 4,000. A and B joint promisor हैं, X and Y joint promisee हैं. Will X succeed if he alone sues A on the pro note? अगर सिर्फ X अकेला सू करे A के खिलाफ, क्या वो सक्सेसफुल होगा? नहीं। क्यों नहीं? मसला ये नहीं है कि वो सिर्फ ए को कह रहा है कि पूरे पैसे दो, ए को कहा जा सकता है पूरे पैसे दो। मसला ये है एक्स जॉइंट प्रॉमिसी जो है वो एक्स एंड वाई दोनों है, तो प्रॉमिसी दोनों मिलके डिमांड कर सकते हैं ए से, अकेला एक्स से ए से पैसे डिमांड नहीं कर सकता। क्वेश्चन 16, हु शुड डिमांड द परफॉर्मेंस इन फॉलोइंग केसेस। इन केसेस में कौन परफॉर्मेंस डिमांड करेगा? ए प्रॉमिस बी टू पे रुपीज 10,000 टू सी। ए प्रॉमिस करता है बी को टू पे रुपीज 10,000 टू सी, कि वो सी को 10,000 पे करेगा। सी ज़हन में रखिए यहां पे स्ट्रेंजर टू दी कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसमें जो बी है, ए प्रॉमिस बी टू पे, बी डिमांड कर सकता है परफॉर्मेंस ए से, सी नहीं कर सकता। सी क्यों नहीं कर सकता? सी ना प्रॉमिसर है ना प्रॉमिसी है, ठीक है, बेनिफिशियरी तो है, प्रॉमिसर प्रॉमिसी नहीं है। ये अगर कोई फैमिली सेटलमेंट का केस होता या वो ट्रस्ट वाला केस होता फिर सी डिमांड कर सकता था, लेकिन रूटीन के कॉन्ट्रैक्ट में जो स्ट्रेंजर टू दी कॉन्ट्रैक्ट पार्टी होती है वो परफॉर्मेंस को डिमांड नहीं कर सकते। बी कर सकता है इसमें। बी पार्ट, ए प्रॉमिस टू मैरी टू बी ऑन द स्पेसिफाइड डे, बी डाइज बिफोर द स्पेसिफाइड डे। बी की डेथ होगी, क्या लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बी इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए डिमांड कर सकते हैं परफॉर्मेंस ऐसे? नहीं। ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उनके पास राइट टू डिमांड परफॉर्मेंस नहीं है। सी, ए प्रॉमिस बी एंड सी जॉइंटली टू रीपे लोन ऑफ 10,000 ऑन स्पेसिफाइड डे। अब देखें, ए प्रॉमिसर है और बी और सी जॉइंट प्रॉमिसी हैं।
बी डाइज बिफोर डेट स्पेसिफाइड डे, बी की डेथ होगी तो क्या होगा? अब कौन डिमांड कर सकता है? सी अलोंग विद लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बी। जॉइंट प्रॉमिस है, सबने मिलकर डिमांड करना। क्वेश्चन 17, व्हाट इज द लायबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रॉमिसर इन फॉलोइंग केसेस? इन केसेस में जॉइंट प्रॉमिसर की लायबिलिटी क्या है? ए, बी एंड सी जॉइंटली प्रॉमिस टू पे डी ₹3000। जॉइंटली, ये जॉइंट प्रॉमिसर है ए बी सी। डी को उन्होंने कहा कि हम 3000 पे करेंगे, तो इनमें से डी, इनमें से किसी एक को भी पूरे के पूरे 3000 पे करने के लिए डिमांड कर सकता है। और अगर इनमें से कोई एक पार्टी अपने ड्यू शेयर से एक्सेस पे करती है तो वो इक्वल कंट्रीब्यूशन रिमेनिंग जॉइंट प्रॉमिसर से लेगा। तो यहां पे करेक्ट क्या हुआ आंसर कि डी इनमें से किसी से भी फुल अमाउंट रिकवर करने के लिए डिमांड कर सकता है। बी, ए, बी एंड सी जॉइंटली प्रॉमिस टू पे डी ए सम ऑफ ₹3000। जॉइंट प्रॉमिसर है ए, बी और सी। सी इज कंपेल्ड टू पे द होल। सी से कहा कि सी ने सारे के सारे पैसे अदा किए। ए इज इंसॉल्वेंट बट हिज एसेट्स आर सफिशिएंट टू पे 1/2 ऑफ हिज डेट। लेकिन उसके एसेट से 1/2 की रिकवरी हो गई। अब बताइए क्या लायबिलिटी? अगेन वही इस तरह की कैलकुलेशन हम यूज कर लेंगे। ये 3000 है, इसमें रुपीज इन 1000 लिखने की जरूरत नहीं, फिगर छोटी है। ए, बी, सी जॉइंट प्रॉमिसर है, 3000 अदा कर, इसका मतलब सबका 1,000 बनता होगा। अब वो कह रहा है सी ने 3000 पे कर दिए, तो इनका जो शेयर बनता था ड्यू हर एक का, वो बनता था 1000, 1000 और 1000। लेकिन सी ने सारे की सारी अमाउंट पे कर दी, 3000 पे कर दी। और ए ने कितने पे किए? ए इंसॉल्वेंट बस हिज एसेट्स आर सफिशिएंट 1/2 ऑफ डेट। ए ने 1000 पे करना था, लेकिन वो इंसॉल्वेंट हो गया और सिर्फ आधे पैसे दे सका। यानी ए ने 500 जो है वो पे कर दिया, और जो 500 था वो उसका हो गया बैड डेट। यानी जो ए का 500 था वो उसने पे किया, और किसको पे किया? सी को पे किया, क्योंकि एक्सटर्नल पार्टी को तो सी ने पूरी पेमेंट कर दी थी। और बाकी का जो 500 था वो बैड डेट हो गया। किन में डिस्ट्रीब्यूट होगा? बी और सी में इक्वली। तो ये इधर 250 आ गया, ये इधर 250 आ गया। इसके बाद कहते हैं अब इसके बाद ए कुछ भी पेमेंट नहीं करनी। बी ने कितनी पेमेंट करनी है? 1250, ठीक है। और सी जो है इसने 3000, 1000 अदा करना था, इसका भी 1250 नेगेटिव में आ जाएगा। यानी इसने रिसीव करना है किससे? बी से 1250। तो लायबिलिटी क्या बनी? ए की बिल्कुल भी नहीं, आधे का वो बैड डेट हो गया और आधा उसने अदा कर दिया। बी की लायबिलिटी कितने पे करना है उसने? 1250। अब कह रहा है सारी सिचुएशन सी में ए, बी, सी आर अंडर ए जॉइंट प्रॉमिस टू पे डी ₹3000। सी इज अनएबल टू पे एनीथिंग एंड ए इज कंपेल्ड टू पे होल। सिचुएशन उसने चेंज कर दी कि ए जो है उसने सारे पैसे दिए और सी ने कुछ भी नहीं, क्योंकि सी इंसॉल्वेंट हो गया था। ए ने दिया 3000, और सी ने इज अनएबल टू पे एनीथिंग। सी ने कुछ भी नहीं अदा किया। इसका मतलब है सी जो है उसने 1000 अदा करना था, बैंकरप्ट हो गया।
1000 का बैंकरप्ट हो गया, उसका नुकसान जाएगा 500 बी को और 500 ए को। अब कितनी पेमेंट आएगी? ए ने तो कुछ भी नहीं अदा करना, बी ने 1500 अदा करना है 1000 की बजाय, क्योंकि 500 उसको इसका लॉस मिल गया। और ए की नेट पोजीशन क्या है कि इसने 1500 रिसीव करना है। किससे रिसीव करना है? बी से। डी, ए, बी एंड सी jointly promise to pay D rupees 3000. D releases A from his liability and sues B and C for payment. हाँ, ये सुन लीजिए, रिलीज करने का मतलब क्या होता है? जब कोई भी प्रोमिजी किसी एक पार्टी को रिलीज करता है, इसका मतलब है वो ये कह रहा है, उसने जैसे ए को रिलीज किया, असल में ए डी के पास आया होगा, उसके हाथ पैर जोड़े होंगे, उसे कहा होगा भाईजान मुझे माफ से पैसे ना लीजिए, मेरे माली हालात ऐसे ठीक नहीं है, मेरे खिलाफ केस ना कीजिएगा। आप ऐसा कीजिए, बाकी किसी भी जॉइंट प्रॉमिस से पैसे रिकवर करवा सकते हैं। आप ऐसा कीजिए कि बी और सी से पैसे रिकवर करवा लीजिएगा। अगर प्रॉमिजी मान जाए तो इसे कहते हैं प्रॉमिजी ने ए को रिलीज कर दिया। लेकिन याद रखिए, रिलीज करने का यह मतलब नहीं है कि उसने अपना डेट छोड़ दिया। रिलीज करने का मतलब यह है कि डी ने कहा मैं अब ए के खिलाफ लीगल एक्शन नहीं लूंगा, ए के खिलाफ लीगल एक्शन नहीं लूंगा। लॉ ये कहता है अगर ए को रिलीज कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि बी और सी भी रिलीज हो गए, नहीं नहीं, बी और सी के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। तो यहां पे जो डी है वो बी और सी के खिलाफ एक्शन ले सकता है। बी और सी ने पे करना है, अमाउंट पे करनी है। और अगर इनमें से कोई अपने ड्यू शेयर से ज्यादा पे करता है तो उसने रिकवर करना है रिमेनिंग जॉइंट प्रॉमिसर से। क्या ए से भी रिकवर करेगा? लॉ कहता है यस, ए से भी कवर करेगा। हालांकि ए को तो डी ने रिलीज कर दिया था, लेकिन लॉ कहता है रिलीज का मतलब समझो भाई, रिलीज का मतलब ये नहीं कि अगले बंदे ने पैसे देने ही नहीं, यानी ये नहीं, माफ नहीं किया उसको, डेट देने से माफ नहीं किया, लीगल एक्शन ना लेने का कहा उसको। रिलीज होने का मतलब यह है कि आपके खिलाफ लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो अब डी अगर ए को रिलीज कर देता है तो इसमें दो बातें ध्यान में रखिए। पहली बात, इसका यह मतलब नहीं है डी ने ए को रिलीज किया, यह मतलब नहीं बी और सी भी रिलीज हो गए, नहीं नहीं नहीं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। और दूसरा, बी और सी को अगर एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ गई, इसका यह मतलब नहीं बी और सी ए से रिकवर नहीं करवा सकते। जैसे यहां पे आप देखें, जब एक पार्टी एक्स्ट्रा पेमेंट करती है तो वो दूसरे जॉइंट प्रॉमिसर से रिकवर करवाती है, तो ए स्टिल अपने दूसरे जॉइंट प्रॉमिसर बी और सी को लायबल होगा अगर वो अपने शेयर से ज्यादा अमाउंट पे करते हैं। तो रिलीज का मतलब समझिएगा, और रिलीज के दो इफेक्ट आपने ध्यान में रखने हैं। पहला इफेक्ट रिलीज का क्या है कि बाकी के जॉइंट प्रॉमिसर रिलीज नहीं होते अगर ए को रिलीज कर दे। और दूसरा, अगर जॉइंट प्रॉमिसर अपने शेयर से ज्यादा पे करते हैं तो जो रिलीज किया गया है जिस प्रॉमिसर को, वो लायबल है टू कंट्रीब्यूट अदर जॉइंट प्रॉमिसर। ये बात ध्यान में रखिएगा, आगे चल के दोबारा हम इसको डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे। तो ये हमारे हो गए केस स्टडीज और पास्ट पेपर के क्वेश्चन। अब हमारे पास टाइम कम है लेक्चर में, और मटेरियल जो हमने कवर करना है वो ज्यादा है, तो वो इस लेक्चर में तो नहीं हो सकता, लेकिन एक छोटा सा कंसेप्ट जो है वो मैं चाह रहा हूं हम डिस्कस कर लें, फिर इसके बाद लेक्चर क्लोज करते हैं। और वो कंसेप्ट इसलिए मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हम उसको पढ़ चुके हैं, मैं सिर्फ लिंक करवाना चाह रहा हूं, एक तरह से रिवीजन करवाना चाह रहा हूं। वो ये कि टाइम एंड प्लेस का रूल क्या है कॉन्ट्रैक्ट में, यानी जो गुड्स वगैरह डिलीवर की जाएंगी किस टाइम पे और किस जगह पे डिलीवर की जाएंगी। ला कहता है बहुत आसान, पहला रूल भाई जो स्पेसिफाई किया गया है, जो टाइम एंड प्लेस कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाई की गई है, भाई उधर ही डिलीवर करो, उसी टाइम पे डिलीवर करो, उसी दिन उस वक्त। अगर दिन मेंशन किया गया और टाइम मेंशन किया गया है तो डिलीवरी किस कब करनी है, उस दिन और उस वक्त जो मेंशन किया है। अगर दिन मेंशन किया है, टाइम मेंशन नहीं किया, तो डिलीवरी कब करनी है, उस दिन बिजनेस आवर्स में, बिजनेस आवर्स में। और अगर ना दिन मेंशन किया है ना टाइम मेंशन किया है, डिलीवरी कब करनी है, रीजनेबल, विद इन रीजनेबल टाइम। और विद इन रीजनेबल टाइम क्या, ये केस टू केस वेरी करता है।
लेकिन जिस दिन डिलीवरी करनी है वो पब्लिक हॉलीडे नहीं होना चाहिए। ना ईद के दिन पहुंच जाए उसको भाई काम करो, नहीं नहीं, पब्लिक हॉलीडे नहीं होना चाहिए। और रात के 12 बजे भी नहीं जाना डिलीवरी देने के लिए, ड्यूरिंग बिजनेस आवर जाना। ठीक है, तो अगर टाइम वगैरह मेंशन, अगर टाइम मेंशन नहीं है, डिलीवरी कब देनी है, रीजनेबल टाइम में। रीजनेबल टाइम से मुराद क्या है, 2 दिन के 2 हफ्ते के 2 महीने, डिपेंड करता है, केस टू केस वेरी करता है। दर्जी को कपड़े देंगे सिलने के लिए, इसके लिए रीजनेबल टाइम डिफरेंट है। किसी ऑटो कंपनी को ऑर्डर देंगे कि हमारे लिए नई कार बनाए, गाड़ी बनाए, उसके लिए रीजनेबल टाइम डिफरेंट है। ठीक है, किसानों के साथ एग्रीमेंट करें कि आप सारा गन्ना जो आप हमें सप्लाई करेंगे, इसके लिए रीजनेबल टाइम डिफरेंट है। तो वो केस टू केस वेरी करता है। लेकिन बहरहाल जो भी रीजनेबल टाइम हो, आपने उस रीजनेबल टाइम के अंदर रहते हुए जिस दिन डिलीवरी करनी है वो दिन पब्लिक हॉलीडे नहीं होना चाहिए। और वर्किंग डे में जिस वक्त डिलीवरी करनी है वो यूजुअल बिजनेस आवर होने चाहिए। नॉर्मल बिजनेस आवर से मुराद 9 to 5 नहीं है, क्योंकि ये एग्रीमेंट जरूरी नहीं सरकारी महकमों के दरमियान में हो। सरकारी महकमों के जरूरी जो आवर होता है वो 9 to 5 है। लेकिन आपको पता है हमारे जो बिजनेस सेक्टर है, मार्केट्स वगैरह, वो ये फॉलो नहीं करती। बात कोई मार्केट ऐसी होती है उसमें 10 बजे मार्केट खुलती है और 8 बजे बंद हो जाती है। बाज़-औक़ात कुछ मार्केट ऐसी है जो 11-12 बजे खुलती है, रात 9 बजे 10 उनके आवर्स। तो जो भी बिजनेस आवर्स होंगे उनमें डिलीवरी करने हैं, वर्किंग डे और विद इन यूजुअल बिजनेस आवर्स। और अगर प्लेस मेंशन नहीं की गई तो क्या रीजनेबल प्लेस पे डिलीवरी कर दे? नहीं नहीं नहीं, लॉ ये कहता है प्लेस मेंशन नहीं की गई तो प्रोमिसर पूछेगा, अप्लाई करेगा। अच्छा, यहां पे वर्ड यूज लॉ करता है अप्लाई करेगा, पता नहीं स्टडी टैक्स में यूज हुआ कि नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये वर्ड यूज हुआ, अप्लाई करेगा मतलब पूछेगा। आस्किंग को कहते हैं अप्लाई करना। पूछेगा भाई किधर डिलीवरी करूं, और प्रोमिसी की जिम्मेदारी है, प्रोमिसर आस्क करेगा और प्रोमिसी स्पेसिफाई करेगा। प्रोमिसी स्पेसिफाई करेगा रीजनेबल प्लेस क्या है, और वो रीजनेबल प्लेस क्या होगी, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, केस टू केस वेरी करता है। कभी वो कहेगा मेरी दुकान पे ले, कभी कहेगा गोदाम में। ठीक है, मैं भी कभी कहते मेरे घर में डिलीवरी कर दो, ठीक है, जहां पे वो कहेगा। लेकिन किसी पब्लिक प्लेस पे नहीं कहेगा, नहीं कहेगा लाहौर एयरपोर्ट पे आ जाओ उधर डिलीवरी कर दो, नहीं, पब्लिक प्लेस पे नहीं। ये टाइम एंड प्लेस का रूल क्लियर हो गया ना, ये प्रीवियस लेक्चर में हम कवर कर चुके थे। तो आज के लिए इतना काफी है। इसके बाद फिर हम जो रिमेनिंग कंसेप्ट है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।